हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की और उसमें पहले उसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक टाइप का सोल्ट ही है, पर जो एसिड बेस में आप सिंपल सोल्ट पढ़ रहे थे ऐसा सोल्ट नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का सोल्ट है। देख लेते हैं कैसे डिफरेंट टाइप का। अगर हमारे पास कोई भी सोल्ट है तो उसका दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, वो सोल्ट के कंटेन में सिर्फ एक ही टाइप का सोल्ट प्रेजेंट है या एक से ज्यादा टाइप के सोल्ट प्रेजेंट है। देख लो यहाँ पर, हैविंग वन टाइप ऑफ सोल्ट, हैविंग मोर देन वन टाइप ऑफ सोल्ट। एक ही सोल्ट के कंटेन में एक ही टाइप का सोल्ट प्रेजेंट है या तो एक से ज्यादा टाइप के सोल्ट प्रेजेंट हो सकते हैं। अगर एक ही टाइप का सोल्ट है तो उसकी दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। कौन सी वाली? या तो वो सिंपल सोल्ट है या तो वो मिक्स सोल्ट है। सिंपल सोल्ट में क्या होगा, एक ही टाइप का एनायन होगा, एक ही टाइप का केटायन होगा। देख लो, Na एक टाइप हो गया, Cl एक टाइप हो गया, Mg एक टाइप, SO4 एक टाइप। अगर मिक्स सोल्ट है तो उसमें या तो एक से ज्यादा टाइप के केटायन होंगे या तो एक से ज्यादा टाइप के एनायन होंगे। फॉर एग्जांपल देख लो, ये सोल्ट है, उसमें एक से ज्यादा टाइप के केटायन है, Na और K दो केटायन है और एक एनायन है। CaOCl2 ये इसका फेमस एग्जांपल है और ये आपको याद रखना ही है, ये आपको याद रखना ही है। इसमें कौन कौन से केटायन है और एनायन है? तो पहले तो Ca+2 एज अ केटायन है। एनायन कौन कौन है? तो इसमें OCl2, उसमें से एक Cl नेगेटिव है और एक है OCl नेगेटिव, यानी कि दो टाइप के एनायन है। और ये एनायन की बात करें तो इसमें भी ऑक्सीडेशन स्टेट देखे क्लोरीन की तो O-2 होगा और Cl+1 होगा। यानी कि एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि ब्लीचिंग पाउडर यानी कि CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? तो आपको लिखना है एक क्लोरीन की -1 है और एक क्लोरीन की +1 है। ये हो गई अगर सोल्ट के कंटेन में एक ही टाइप का सोल्ट है तो। अब देखते हैं अगर एक से ज्यादा टाइप के सोल्ट प्रेजेंट है तो क्या हो सकता है। अगर एक से ज्यादा टाइप के सोल्ट हो सकते हैं तो दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। एक तो डबल सोल्ट हो सकता है वो, या तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, और ये हमारा टारगेट ये है। पर इसके बारे में देख लेते हैं, डबल सोल्ट किसे बोलते हैं। अगर हमारे पास सोल्ट है और वो सोल्ट को हम पानी में या कोई भी सॉल्वेंट में डालते हैं और वो आयन में कन्वर्ट हो जाता है, पूरी तरह से आयन में कन्वर्जन हो जाता है, तो उसे बोलेंगे हम डबल सोल्ट। अगर पूरी तरह से आयन में कन्वर्ट नहीं होता है, जैसे फॉर्म में सॉलिड फॉर्म में था वैसे ही सॉल्यूशन फेज में रहता है, तो उसे हम बोलेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। देख लो, डबल सोल्ट डज नॉट रिटेन देयर आइडेंटिटी इन सॉल्यूशन फेज, वो अपनी आइडेंटिटी सॉल्यूशन फेज में जारी नहीं रखेगा, वो आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। पर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में रिटेन देयर आइडेंटिटी इन सॉल्यूशन फेज, वो सॉल्यूशन फेज में भी ऐसा ही रहेगा, उसका पूरी तरह से आयोनाइजेशन नहीं होगा। गिव्स टेस्ट ऑफ ऑल आयन, ये जितने आयन से बना हुआ है वो सभी की टेस्ट देगा। नॉट गिव्स टेस्ट ऑफ ऑल आयन, यानी कि ये जो आयनों से बना हुआ है वो सभी की आयन की टेस्ट देगा नहीं। और इसकी बात कर ले तो ये जो आयनों से बना है उसकी तो टेस्ट नहीं देगा, पर एक न्यू आयन की टेस्ट देगा। गिव्स टेस्ट ऑफ न्यू आयन, और वो जो न्यू आयन की टेस्ट देगा उसे ही हम बोलेंगे कॉम्प्लेक्स आयन। और इसके ही बारे में अब आगे चर्चा करेंगे। डबल सोल्ट के एग्जाम्पल देख ले तो ये तीनों उसके फेमस एग्जाम्पल है। पहला वाला है पोटास एलम। किसे बोलते हैं पोटास एलम? K2SO4 Al2SO4 3 टाइम्स इंटू 24H2O मोहर सोल्ट, FeSO4 NH4 ट्वाइस SO4 इंटू 6H2O, और कार्नेलाइट KCl MgCl2 इंटू 6H2O। ये आपको तीनों याद रखने हैं। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात करें तो कोई भी सोल्ट हमें पानी में डालना है। ये है हमारा वाटर, ये वाटर था, इसमें NiCl2 डाला तो ये ग्रीन कलर का हुआ, ये ग्रीन कलर का सॉल्यूशन मिला हमें। ग्रीन कलर का सॉल्यूशन मिल गया, इसे हमने गर्म किया, हीट दी, हीट देने से वाटर क्या हुआ, इवेपोरेट हो गया, मतलब ये हमारा कंपाउंड बचा सिर्फ।
और वो जो कंपाउंड बचा है उसे हम बोलते हैं मोलेक्युलर एडक्ट कंपाउंड। और मोलेक्युलर एडक्ट कंपाउंड एक टाइप का सॉल्ट ही है, वो आपने एसिड बेस में पढ़ा होगा। ये हमारा हो गया मोलेक्युलर एडक्ट कंपाउंड। और मोलेक्युलर एडक्ट कंपाउंड को अगर एप्रोप्रिएट सॉल्वेंट में डाला जाए, यहां पर हमने डाला है NH3 में, NiCl2 पानी में डाल के पानी को एवपोरेट कर दिया, जो मोलेक्युलर एडक्ट कंपाउंड मिला उसे हमने एप्रोप्रिएट सॉल्वेंट में डाला, और एप्रोप्रिएट सॉल्वेंट में डाला तो हमें कॉम्प्लेक्स मिला। कौन सा वाला? NiNH3 6 टाइम Cl2। और ये जो कॉम्प्लेक्स है वो दो आयनों से बना हुआ है, NiNH3 6 टाइम Cl2। अगर इसका आयोनाइजेशन करेंगे तो दो टाइप के आयन इसमें होंगे, कौन से कौन से वाले? तो कि Cl नेगेटिव 2Cl नेगेटिव होंगे, ये रहे Cl2 2Cl नेगेटिव, और ये पूरा एक आयन एज आयन बिहेव करेगा। देख लो NiNH3 6 टाइम +2, ये आयन एज आयन बिहेव करेगा। अगर हम इसकी टेस्ट करेंगे, अगर ये डबल सोल्ट की बात करते हैं तो ये एग्जांपल ले लिए डबल सोल्ट का। डबल सोल्ट में पोटेशियम की टेस्ट करेंगे सॉल्यूशन पेज में तो वो टेस्ट प्रेजेंट आएगी, सल्फेट की भी प्रेजेंट आएगी, एल्यूमिनियम +3 की भी प्रेजेंट आएगी। पर यहां पर देखो, ये सॉल्यूशन फेज में जब हमने डाला तो इसकी क्लोरीन की टेस्ट करेंगे तो क्लोरीन की टेस्ट प्रेजेंट आएगी, और इसमें निकल +2 की टेस्ट करेंगे तो ये नेगेटिव आएगा, मतलब निकल +2 उसकी टेस्ट नहीं देगा। NH3 की टेस्ट करेंगे तो NH3 की भी टेस्ट नेगेटिव आएगी, मतलब NH3 भी टेस्ट नहीं देगा। तो कौन टेस्ट देगा? एक क्लोरीन देगा और ये एक पूरा आयन देगा, ये पूरा आयन देगा। ये डिसोशिएट होता नहीं है सॉल्यूशन फेज में जाके, ये पूरा एक आयन एज आयन बिहेव करेगा, और वही आयन को हम बोलेंगे कॉम्प्लेक्स आयन। अरे समझ में आ रहा है? अब हम बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसको कैसे लिख सकते हैं? रिप्रेजेंटेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, चार तरह का रिप्रेजेंटेशन आपको दिया जाएगा। फर्स्ट वाला इस तरह होगा, ये मेटल है हमारा, ये है लिगेंड, ये नंबर ऑफ लिगेंड, और इस पे कोई भी चार्ज दिया होगा, और पीछे हमें एक आयन दिया होगा, वो नेगेटिवली चार्ज होगा। इसे हम बोलेंगे कॉम्प्लेक्स आयन, इसे हम बोलेंगे काउंटर आयन। और ऐसे नहीं दिया गया है तो ऐसे दिया जाएगा +y, और मेटल नंबर ऑफ लिगेंड n -x, ऐसा भी दे सकते हैं। ये है हमारा कॉम्प्लेक्स आयन, ये है हमारा काउंटर आयन। यहां पर ये है हमारा काउंटर आयन, ये है हमारा कॉम्प्लेक्स आयन। इसके अलावा और वर्ड भी यूज करते हैं इसके लिए, इसे कॉम्प्लेक्स आयन बोल सकते हैं, लिखना है आपको नीचे, इसे कॉम्प्लेक्स आयन बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन एंटाइटी बोलते हैं, इसको सब कुछ बोल सकते हैं। कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन एंटाइटी, कॉम्प्लेक्स आयन, इसे भी कॉम्प्लेक्स आयन, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन एंटाइटी, इसे बोलते हैं काउंटर आयन या तो आयोनाइजेशन स्फीयर। इसे कॉम्प्लेक्स आयन कोऑर्डिनेशन स्फीयर, इसे आयोनाइजेशन स्फीयर। यहां पर ये आयोनाइजेशन स्फीयर है, और यहां m इज इक्वल टू मेटल है, m यानी कि मेटल, l यानी कि लिगेंड, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ लिगेंड, +x इज इक्वल टू प्लस और माइनस x इज इक्वल टू चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स आयन, प्लस और माइनस y इज इक्वल टू चार्ज ऑन काउंटर आयन। ये हो गया हमारा रिप्रेजेंटेशन। ये सब आपको लिखना है, और तरीके से भी रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं। देखो इस टाइप का भी कॉम्प्लेक्स आ सकता है, MLN, प्लस और माइनस कुछ नहीं, मतलब इसे हम काउंटर आयन बोले या कॉम्प्लेक्स आयन, कौन सा बोल सकते हैं? काउंटर आयन या कॉम्प्लेक्स आयन? ये इसका जैसा दिख रहा है, मतलब ये हमारा कॉम्प्लेक्स आयन है, इसे हम काउंटर आयन, इसमें है ही नहीं। और एक तरह का रिप्रेजेंटेशन आ सकता है, कौन सा वाला? MLN
प्लस एक्स MlN माइनस वाई। मतलब इसमें दो, एक केटायन है और एक एनायन है, और NaCl ये देखो तो NaCl, Na प्लस होता है, Cl माइनस होता है। पॉजिटिव चार्ज आयन को यानी कि केटायन को हम ऑलवेज आगे लिखते हैं और एनायन को ऑलवेज पीछे लिखते हैं। देखो केटायन आगे एनायन पीछे, केटायन आगे एनायन पीछे, वैसे ही यहाँ पर केटायन आगे एनायन पीछे है। तो यहाँ पर तो ये दोनों ही ये ऐसे दिख रहे हैं, तो किसे कॉम्प्लेक्स आयन बोला जाए, किसे काउंटर आयन बोला जाए? तो इसमें काउंटर आयन है ही नहीं। ये भी कॉम्प्लेक्स आयन है, ये भी कॉम्प्लेक्स आयन है, तो मैं कैसे बोल सकता हूं कि मैं अगले वाले कॉम्प्लेक्स आयन की बात कर रहा हूं? तो इसे हम बोलेंगे फर्स्ट स्फीयर ऑफ एट्रैक्शन और इसे बोलेंगे सेकंड स्फीयर ऑफ एट्रैक्शन। वैसे ही यहां पर भी इसे हम फर्स्ट स्फीयर ऑफ एट्रैक्शन बोल सकते हैं, इसे सेकंड स्फीयर ऑफ एट्रैक्शन बोल सकते हैं, इसे यहां पर फर्स्ट स्फीयर ऑफ एट्रैक्शन, सेकंड स्फीयर ऑफ एट्रैक्शन। ये हमारा फर्स्ट स्फीयर है जो है पॉजिटिवली चार्ज, और ये सेकंड है वो है नेगेटिवली चार्ज। यानी कि पॉजिटिवली चार्ज जो आयन है उसे हम फर्स्ट स्फीयर ऑफ एट्रैक्शन बोलेंगे, और नेगेटिवली जो चार्ज आयन है उसे हम सेकंड स्फीयर ऑफ एट्रैक्शन बोलेंगे। इसमें काउंटर आयन एक भी नहीं है, दोनों कॉम्प्लेक्स आयन है। इसे हम फर्स्ट स्फीयर, इसे सेकंड स्फीयर बोल सकते हैं। अरे समझ में आया क्या? अब बात करते हैं चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स आयन। ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स आयन दिया गया है MlN प्लस और माइनस X, ये चार्ज हमारा क्या है? तो ये मेटल के ऑक्सीडेशन स्टेट और लिगेंड के ऑक्सीडेशन स्टेट का समेशन है। देख लेते हैं कैसे। इसकी डेफिनेशन लिखती है तो ऐसा लिख सकते हैं, इट इज एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल एंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लिगेंड। यानी कि X इज इक्वल टू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल प्लस n नंबर ऑफ लिगेंड है तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लिगेंड। ये हो गया हमारा X। फॉर एग्जांपल देख लेते हैं FeCN6 प्लस और माइनस X, वेर X इज इक्वल टू क्या है फाइंड करना है, तो हमें ऑक्सीडेशन स्टेट Fe की पता होनी चाहिए, और हम एज्यूम कर लेते हैं कि Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर +3 है, तो Fe प्लस 6 Cn ऑक्सीडेशन स्टेट Cn की इज इक्वल टू आएगा X। यानी कि Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 लेते हैं तो +6 माइनस 1, Cn -1 होता है इसलिए -1 X, तो +3 माइनस 6 इज इक्वल टू X, यानी कि -3 आ गया। X इज इक्वल टू -3 है, तो ये कॉम्प्लेक्स FeCN6 -3 होगा। अगर Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होती तो क्या होता? तो यहाँ पर +2 आ जाता, तो +2 माइनस 6 इज इक्वल टू X, तो -4 इज इक्वल टू X, X इज इक्वल टू -4 है, तो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स आ जाता FeCN6 -4। और जब कभी भी आपको एक कॉम्प्लेक्स दिया गया है तो ये X आपको फाइंड करने की जरूरत नहीं है। तो क्या फाइंड करना पड़ेगा? हमें ये X दिया जाएगा, ये दिया जाएगा, और फाइंड करना है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। तो हम पता लगा सकते हैं कैसे? तो आपको कॉम्प्लेक्स दिया गया है COCl6 -3, COCl6 -3। बहुत सारे कॉम्प्लेक्स के लिए मैं ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए आपको होमवर्क में दूंगा, पर यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी कैसे है वो देख लो। तो पहले तो फाइंड करनी है CO की ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ऐसे लिख दिया CO प्लस Cl की ऑक्सीडेशन स्टेट, तो 6Cl है तो Cl नेगेटिव एक होता है, तो -1 इज इक्वल टू -3। अरे समझ में आ रहा है? ये ऑक्सीडेशन स्टेट सबकी लिख दी। अब क्या होता? तो CO -6 इज इक्वल टू -3, ये 6 उस ओर जाएंगे तो प्लस हो जाएंगे, तो CO की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -3 प्लस 6 इज इक्वल टू +3 आ जाएगी। CO इज इक्वल टू +3 है, मतलब इसमें CO की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। और कई एग्जांपल ले लेते हैं। अभी आपको लिगेंड की ऑक्सीडेशन स्टेट का पता नहीं है, लिगेंड सारे हम पढ़ लेंगे, उसके बाद में लिगेंड की ऑक्सीडेशन स्टेट भी आपको पता होगी और आप आसानी से निकाल पाओगे। फॉर एग्जांपल ले लो
AlH4 माइनस, ये हमारा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, और हाइड्राइड H माइनस की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, तो H माइनस, ऊपर माइनस लिखा है तो वही होगी ना, तो ये Al प्लस 4H की ऑक्सीडेशन स्टेट इज इक्वल टू -1, तो Al प्लस 4 -1 हाइड्रेट की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है, इज इक्वल टू -1, तो Al माइनस 4 इज इक्वल टू -1, तो Al इज इक्वल टू -1 प्लस 4, तो Al इज इक्वल टू +3 है यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट। समझ में आ रहा है? और कौन से वाले न्यूट्रल लिगेंड है, कौन से वाले पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड है, और कौन से वाले नेगेटिवली चार्ज लिगेंड है, वो हम आगे पढ़ लेंगे। अगर ये एग्जांपल आपको दिया जाए FeCN6-3, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकाल सकते हैं? अभी हमने ये -3 निकाला था, याद है? ये दोनों का समेशन करके ये निकाला था। अब ये दिया गया है, ये दिया गया है, मतलब Fe -6 इज इक्वल टू -3, Fe इज इक्वल टू -3 प्लस 6 इज इक्वल टू +3, Fe इज इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो आपको हर टाइम X नहीं निकालना पड़ेगा, आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी पड़ेगी। और अगर आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी नहीं आती है तो आगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको कुछ नहीं आएगा, मतलब एक ऑक्सीडेशन स्टेट आपको पहले निकालनी ही पड़ेगी। इसके बाद बात करते हैं कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा। हेडिंग लगा दीजिए कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा। ये कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा क्या होता है, उसमें डेफिनेशन लिखिए, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा 3D अरेंजमेंट ऑफ कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा। लिखिए डेफिनेशन, 3D अरेंजमेंट ऑफ डोनर एटम ऑफ लिगेंड, 3D अरेंजमेंट ऑफ डोनर एटम ऑफ लिगेंड अराउंड दी सेंट्रल मेटल आयन। सेंट्रल मेटल आयन, ये हमारा सेंट्रल मेटल आयन है, और इसके अराउंड जो हमारा लिगेंड है उसका डोनर एटम का अरेंजमेंट है, उसे हम बोलेंगे कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा। यानी कि ये हमारा मेटल आयन है और इसके आसपास ये जो लिगेंड का अरेंजमेंट है 3D अरेंजमेंट, उसे ही हम कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा बोलते हैं। इसके बाद हेडिंग लगा दीजिए कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर किसे बोलते हैं? तो मेटल के साथ ये हमारा MLN प्लस और माइनस X, ये कॉम्प्लेक्स आयन में है, उसमें मेटल के साथ लिगेंड ने कितने कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाए हैं, वो नंबर को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। यानी कि मेटल के साथ अगर 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, तो इसे कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू 4 बोलेंगे। अगर मेटल के साथ 5 बनाए हुए हैं कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, 5 बनाए हुए, तो इसे हम बोलेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू 5। 6 है, 1 2 3 4 5 6, तो इसे बोलेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू 6। ये जो कोऑर्डिनेशन नंबर है ये प्रॉपर्टी मेटल आयन की है, लिगेंड की नहीं, मेटल आयन की प्रॉपर्टी है, तो इसके नीचे लिख सकते हैं इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मेटल आयन। कोऑर्डिनेशन नंबर मेटल आयन की प्रॉपर्टी है। किसे बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर? तो लिख सकते हैं सेकंड पॉइंट, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म बिटवीन मेटल एंड लिगेंड। नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म बिटवीन मेटल एंड लिगेंड, उसे ही बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। और ये जो कोऑर्डिनेशन नंबर है उसमें हम सिर्फ सिग्मा बॉन्ड यानी कि कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड ही कंसीडर करेंगे, पाई बॉन्ड को कंसीडर करेंगे नहीं। अगर पाई बॉन्ड प्रेजेंट है तो इसे कोऑर्डिनेशन नंबर में कैलकुलेशन में लेना नहीं है। क्यों? क्योंकि पाई बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन में ही पार्टिसिपेट नहीं होता है, वो हम आगे पढ़ चुके हैं। और नीचे लिखिए अकॉर्डिंग टू केपर्ट रूल, अकॉर्डिंग टू केपर्ट रूल
कोऑर्डिनेशन नंबर रिप्रेजेंट, कोऑर्डिनेशन नंबर डिसाइड जियोमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स, यानी कि यहां पर लिखेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर, यहां पर लिखेंगे हाइब्रिडाइजेशन और यहां पर लिखेंगे जियोमेट्री। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन आपको पता ही होना चाहिए। VSEPR थियरी में इलेक्ट्रॉन पेयर इज इक्वल टू बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर होता था। और हाइब्रिडाइजेशन किससे हम डिसाइड करते थे? तो इलेक्ट्रॉन पेयर से हम हाइब्रिडाइजेशन डिसाइड करते थे, और हाइब्रिडाइजेशन मिल जाता था तो उस पे से डिसाइड करते थे हम उसकी जियोमेट्री। यानी कि यहां पर इलेक्ट्रॉन पेयर की जो बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर का समेशन है उससे जियोमेट्री डिसाइड होती है। पर जो कॉम्प्लेक्स आएगा तो कॉम्प्लेक्स में VSEPR थियरी से उसकी जियोमेट्री हम डिसाइड नहीं कर सकते। तो किससे करनी है? तो उसके लिए केपर्ट रूल। कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है तो हाइब्रिडाइजेशन होगा हमारा sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp हाइब्रिडाइजेशन। और sp हाइब्रिडाइजेशन की जियोमेट्री आपको पता है कौन सी वाली? लीनियर जियोमेट्री होगी। लीनियर जियोमेट्री अगर 3 है तो हमारा हाइब्रिडाइजेशन, ये नॉर्मली हाइब्रिडाइजेशन ले रहा हूं, आगे हम कई सारे हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे, पर जब 3 है नॉर्मली तब sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। और sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो उसका शेप होगा, जियोमेट्री होगी ट्राइगोनल प्लेनर। और ये सब आगे हम पढ़ चुके हैं। किसे बोलते हैं ट्राइगोनल प्लेनर? तो इसमें ये सेंट्रल एटम है बी, ए सेंट्रल एटम है और चारों तरफ सराउंडिंग एटम, तीनों तरफ सराउंडिंग एटम है बी, और ये सभी के सभी एटम एक ही प्लेन में है, यानी कि ये ट्राइगोनल है और ये सभी एक प्लेन में है, तो ट्राइगोनल प्लेनर बोला जाता है। वो सब शेप हम देख चुके हैं। अगर 4 आता है तो उसमें 2 पॉसिबिलिटी आती है। कौन सी? तो एक sp3 होगी, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, या तो sp2d या तो dsp2 हाइब्रिडाइजेशन, ये दोनों पॉसिबिलिटी है। अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो उसकी जियोमेट्री आपको पता है कौन सी होगी? टेट्राहेड्रल। अगर dsp2 या sp2d है तो इसकी स्क्वायर प्लेनर जियोमेट्री आएगी। और स्क्वायर प्लेनर आपको पता है बीच में सेंट्रल एटम और चारों तरफ सराउंडिंग एटम एक ही प्लेन में पड़े हुए हैं। 5 नंबर, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू 5 आता है तो उसकी 2 पॉसिबिलिटी आती है। हाइब्रिडाइजेशन कौन सा वाला होगा? तो हाइब्रिडाइजेशन इसका dsp2, dsp3 या तो sp3d होगा। अब इसके जियोमेट्री में 2 पॉसिबिलिटी है। कौन सी वाली? तो इसके d पे डिपेंड करता है। अगर इसकी d में dz² यूज होगी या तो dx² यूज होगी, ये हम आगे पढ़ चुके हैं। अगर dz² यूज होती है तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल TBP जियोमेट्री, और dx² यूज हुई है तो इसकी होगी स्क्वायर पायरामिडल जियोमेट्री। यानी कि ये बीच में सेंट्रल एटम है 1 2 3 4, ये 4-5 एटम एक प्लेन में है, ऊपर बनाएगा पायरामिडल। और TBP जियोमेट्री, ये बीच में सेंट्रल एटम है, ये 1 2 3, ये बन गया ट्राइगोनल, ऊपर एक एटम और नीचे एक एटम, ये दोनों बनाएंगे पिरामिडल, यानी कि ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। और अगर हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू 6 है तो हाइब्रिडाइजेशन होगा, ये नॉर्मली बात कर रहा हूं, आगे चल के 6 कोऑर्डिनेशन पे दूसरा भी हाइब्रिडाइजेशन आ सकता है, पर ये जनरली ऐसे आते हैं। तो ये d2sp3 या तो sp3d2 होगा, d2sp3 या तो sp3d2, और इसकी जियोमेट्री होगी ओक्टाहेड्रल। ओक्टाहेड्रल को और क्या बोल सकते हैं? ओक्टाहेड को स्क्वायर बाइपिरामिडल भी बोल सकते हैं, स्क्वायर बाइपिरामिडल, यानी कि एक एटम बीच में है, 1 2 3 4 एटम, 5 एटम टोटल एक प्लेन में,
एक बीच वाला 1 2 3 और 4, एक ऊपर एटम है एक नीचे एटम है। ये हो गया हमारा स्क्वायर बाइपिरामिडल या तो ऑक्टाहेड्रल। और अब हम बात कर लेते हैं लिगेंड के लिए। ये लिगेंड क्या होता है? हम रिप्रेजेंटेशन में लिखे हैं, क्या लिखे है? ऐसा रिप्रेजेंट लिखा था MLN प्लस और माइनस x। अब बात करते हैं ये लिगेंड की। ये लिगेंड क्या है? तो हेडिंग लगा दीजिए लिगेंड, और इसके डेफिनेशन लिखनी है तो लिख सकते हैं आयन स्पीसीज और मोलिक्यूल, आयन स्पीसीज और मोलिक्यूल which has minimum one donating site, which has minimum one donating site। आयन मोलिक्यूल कुछ भी हो सकता है, मतलब शर्त इतनी है कि एक डोनेटिंग साइट होनी चाहिए। और एज अ डोनेटिंग साइट यहाँ पर मेटल है, मेटल कोई ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, मान लो +2 है, और लिगेंड है, तो लिगेंड ऑलवेज मेटल को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देता होगा। ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाता होगा, और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए लिगेंड मेटल को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देता होगा, प्रोवाइड करता होगा। तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर देता है उसे क्या बोलते हैं? जो इलेक्ट्रॉन पेयर देता है उसे बोलते हैं हम लेविस बेस, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है उसे हम बोलते हैं लेविस एसिड। यानी कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में मेटल का बिहेवियर ऑलवेज लेविस एसिड होगा, और लिगेंड का बिहेवियर ऑलवेज लेविस बेस होगा। आगे चल के हम पाई डोनेशन की बात करेंगे, पर इतना अभी सीखना है सिर्फ। और लिगेंड का क्लासिफिकेशन देखते हैं, तो क्लासिफिकेशन आपको ये अब जो मैं लिख रहा हूं वो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, उसकी सीट मिल जाएगी। अगर लिगेंड का क्लासिफिकेशन देखें तो पहले तो मोनोडेंटेड, बाइडेंटेड, ट्राइडेंटेड, पेंटाडेंटेड तक बात करेंगे। ये क्या होता है मोनोडेंटेड? तो अगर मेटल है, मेटल के साथ कोई लिगेंड जुड़ा हुआ है और ये एक ही कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है, एक लिगेंड एक ही कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है, तो उसे हम मोनोडेंटेड बोलेंगे। एक लिगेंड मेटल के साथ 2 कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बना रहा है, मतलब ये मेटल है हमारा, यहां NH2 ये एक लिगेंड हो गया, और एक लिगेंड 2 कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है, तो इसे हम बोलेंगे बाइडेंटेड। अगर ये हमारी मेटल है और लिगेंड 3 कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है, कैसे? तो ये देखो NH2, ये देखो यहां पर कितने कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं? एक ही लिगेंड है और 3 कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है एक ही मेटल के साथ, तो इसे हम बोलेंगे ट्राइडेंटेड। मतलब एक कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है तो उसे बोलते हैं मोनोडेंटेड, बाइडेंटेड, ट्राइडेंटेड। मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि एक लिगेंड के पास नंबर ऑफ डोनेटिंग साइट कितनी है, वो नंबर ऑफ डोनेटिंग साइट को हम डेंसिटी ऑफ लिगेंड बोल सकते हैं, डेंसिटी ऑफ लिगेंड। और उसमें हम फर्स्ट बात करते हैं मोनोडेंटेड लिगेंड के लिए, यानी कि ये सभी की डेंसिटी कितनी होगी? 1, यानी कि इसके पास डोनेटिंग साइट कितनी होगी? ओनली 1। एक समय पर एक ही कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड मेटल के साथ बना सकता है। तो देख लेते हैं, उसमें भी 3 टाइप, और वो ये टाइप ऑक्सीडेशन स्टेट के अकॉर्डिंग टू बना रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल वो हो सकता है न्यूट्रल लिगेंड, या हो सकता है पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड, और नेगेटिवली चार्ज लिगेंड। अगर न्यूट्रल लिगेंड है, ऐसे एग्जाम्पल देखने हैं, तो ये रहा हमारा H2O के पास डोनेटिंग साइट कौन सी है? एज अ डोनेटिंग साइट यहाँ पर ये डोनेट करने के लिए हमारे पास या तो नेगेटिव होना चाहिए, या तो उसके पास लोन पेयर होना चाहिए, या तो डबल बॉन्ड होना चाहिए, कुछ भी होना चाहिए। मतलब उसके पास डोनेट करने के लिए इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। इस पे कहाँ पर है इलेक्ट्रॉन? तो ये रहे, देखो H2O के पास 2 लोन पेयर है मेटल के लिए,
मेटल को डोनेट करने के लिए। तो ये हो गई उसकी डोनेटिंग साइट, और ये इसका IUPAC नाम देखना है तो इसे बोलेंगे हम एक्वा। ऐसे ही NH3, इसके पास लोन पेयर है, वो डोनेट करेगा, इसे हम बोलेंगे ओमाइन। CO के पास क्या है, तो CO के पास ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर है और ट्रिपल बॉन्ड भी होता है इसके पास, CO के पास, वो हमने MOT में बात कर ली, और इसे हम बोलेंगे कार्बोनाइल। PPH3 ट्राइफिनाइल फोस्फीन, फॉस्फोरस डोनेटिंग साइट है इसके पास, लोन पेयर है, इसे हम बोलेंगे ट्राइफिनाइल फोस्फीन। और कोई भी PR3 दिया जाए तो इसे हम बोलेंगे ट्राई अल्काइल फोस्फीन। समझ में आ रहा है? अगर यहां पर मिथाइल है तो हम क्या बोलेंगे, ट्राई मिथाइल फोस्फीन, ट्राई फिनाइल फोस्फीन, ट्राई मिथाइल फोस्फीन, ट्राई इथाइल फोस्फीन, कुछ भी बोल सकते हैं। मतलब PH3 इसे हम फोस्फीन बोल सकते हैं। ये सब हो गई न्यूट्रल लिगेंड की बात। न्यूट्रल लिगेंड यानी कि ऐसा है कि जिसके पास कुछ चार्ज नहीं है, सिर्फ क्या होगा, लोन पेयर और पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड जिसके पास होगा वो भी न्यूट्रल लिगेंड में ही आएगा। पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड की बात करें तो इसके उस पर पॉजिटिव होना चाहिए, यानी कि NO पॉजिटिव, NH2, NH3 पॉजिटिव, इसके पास भी डोनेटिंग साइट है, इसके पास यहाँ पर डोनेटिंग साइट है, इसे हम नाइट्रोसोनियम या तो नाइट्रोसीलियम बोलेंगे, और इसे हम हाइड्रोजोनियम बोलेंगे। ये लिगेंड के नाम IUPAC नोमेनक्लेचर करने के लिए आपको पता होना चाहिए। नेगेटिवली चार्ज लिगेंड यानी कि वो सभी के पास नेगेटिव चार्ज होगा। कैसे, तो देख ले, X नेगेटिव, इसे हम IUPAC में बोलेंगे हेलिडो। पहले हेलो बोला जाता था, अब हेलिडो, आपको हेलिडो ही यूज करना है। अगर हेलिडो ऑप्शन में हेलिडो कहीं पर नहीं दिखाई दे रहा और हेलो ही दिखाई दे रहा है तो इसे डबल टिक, इसे सिंगल टिक, यानी कि ये नहीं है तो ये उसका यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल F- को फ्लोरिडो, क्लोरिडो, ब्रोमिडो, आयोडिडो, I नेगेटिव आयोडिडो, ये सब को हम ऐसे नोमेनक्लेचर करेंगे, और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट सभी की -1 है। अगर O-2 आ जाता है, O2-2 आ जाता है और O2-1 आ जाता है तो इसे हम बोलेंगे ऑक्सो, इसे हम बोलेंगे पेरोक्सो, और इसे हम बोलेंगे सुपर ऑक्सो। सुपर ऑक्सो ऐसा क्यों, तो इसमें देखेंगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन की -2 है, यानी कि ये ऑक्साइड है तो ऑक्साइड को हम ऑक्सो बोलेंगे। इसको देखेंगे तो दो ऑक्सीजन के बीच में -2 है, यानी कि एक ऑक्सीजन में -1 चार्ज आएगा, यानी कि इसे हम बोलेंगे पेरोक्साइड, पेरोक्सो। और यहां पर देखो दो ऑक्सीजन के बीच में -1 है, यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट होगी -1/2, यानी कि इसे बोलेंगे सुपर ऑक्साइड, इसलिए इसका नाम आएगा सुपर ऑक्सो। और आपको जो सीट दी गई है उसमें थोड़ी जगह छोड़कर यहाँ पर SO4-2, PO4-3, NO2-, NO3-, ये सभी वाले लिगेंड दिए गए हैं। CH3C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, एसीटेटो, नाइट्रेटो, ये सभी लिगेंड दिए गए हैं। ये सभी लिगेंड है वो कभी कभी बाइडेंटेड, एज अ बाइडेंटेड भी बिहेव करते हैं। बाइडेंटेड यानी कि एक ही समय पर दो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, पर ये 3D सीरीज 4D सीरीज में बनाते नहीं है, मतलब D ब्लॉक में नहीं बनाते, लेंथेनाइड में बनाते हैं। वो अभी आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, अभी सिर्फ इतना याद रखो। अब हम सीट में देखें तो पहले पेज पर मोनोडेंटेड लिगेंड दिए गए हैं, सेकेंड पेज पे बाइडेंटेड लिगेंड दिए गए हैं, और बाइडेंटेड लिगेंड में फर्स्ट है इथिलीन डायमाइन। आपको इसमें से याद कितना रखना है, फर्स्ट है इथिलीन डायमाइन, डायमाइन इसका सिंबल है EN। कैसे रिएक्शन मतलब लिगेंड है तो CH2 CH2 NH2 NH2। ये जो हमारे पास दो नाइट्रोजन एटम है
यानी कि ये दोनों एक ही मेटल के साथ एक साथ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना सकते हैं, मतलब इसकी डेंसिटी होगी 2, इसे बोलेंगे हम बाइडेंटेड लिगेंड। और ये जो दोनों लिगेंड, ये जो डोनेटिंग साइट है वो मेटल को जहां पर काटती है वो जो एंगल है उसे हम बोलेंगे बाइट एंगल, इसे हम बोलेंगे बाइट एंगल। और ये वर्ड के आगे चल के जरूरत पड़ने वाली है, ये है हमारा बाइट एंगल। और ये सभी आपको नोटबुक में लिखने हैं। और क्या 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 लिखना है, तो पहले लिखना है डोनेटिंग साइट। कौन कौन सी डोनेटिंग साइट है, यहाँ पर एन डोनेटिंग साइट है। और ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लिगेंड की बात करें तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, इस पे चार्ज है कुछ नहीं है, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। इसके बाद सेकंड एग्जांपल देख लो, सेकंड ऑक्सलेटो, इसका सिंबल है OX-2। ये देखो C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। इसमें कौन कौन सी डोनेटिंग साइट है, तो ये एक डोनेटिंग साइट है, ये सेकंड डोनेटिंग साइट है, तो डोनेटिंग साइट लिख सकते हैं O। और ये मेटल होगी, ऐसे बॉन्ड बनाएगा, ये हुआ हमारा बाइट एंगल। और ये नेगेटिव और ये नेगेटिव, तो ऑक्सीडेशन स्टेट लिख सकते हैं कितना, -2, जो यहाँ पर ही लिखा है। अगर इसका कॉम्प्लेक्स आपको दिया जाएगा तो ऐसे दिया जाएगा, मेटल ऑक्सलेटो 3 टाइम्स -3। अरे समझ में आ रहा है, तो पूरा आपको स्ट्रक्चर नहीं दिया जाएगा, सिर्फ OX लिखा जाएगा। तो ऑक्सलेटो की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है वो आपको पता होना चाहिए, स्ट्रक्चर क्या है वो पता होना चाहिए, और इसका सिंबल क्या है वो पता होना चाहिए। समझ में आ रहा है। इसमें दिखाता हूं, तो इसमें कोबाल्ट En 3 टाइम्स -3, मतलब En लिख देंगे, पूरा स्ट्रक्चर आपको देंगे नहीं। तो आपको ये सभी लिगेंड को याद रखना ही रखना है। 3 नंबर बात करते हैं ग्लाइसिनेटो, तो ग्लाइसिन ये आप एमिनो एसिड में पढ़ चुके होंगे, और इस पे चार्ज है -1 और इसकी डेंसिटी है 2। बाइडेंटेड लिगेंड की बात कर रहे हैं, मतलब डेंसिटी 2 ही होगी। डोनेटिंग साइट कौन कौन सी है, एक होगी नाइट्रोजन, एक होगी ऑक्सीजन। और इसके बाद जो आता है वो इंपॉर्टेंट है, डाइमिथाइल ग्लाइकोक्सोमेटो, इसे बोलते हैं हम DMG-1, बात कर लेते हैं उसकी। और ये इंपॉर्टेंट है, DMG-1, इसे क्या बोलते हैं हम, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर H, यहाँ पर H, इसे हम बोलते हैं ग्लायोक्सल। अगर ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट में मिथाइल से कर दूं तो क्या बोलते हैं इसे, O डबल बॉन्ड O, यहाँ पर CH3, इसे हम बोलेंगे डाइमिथाइल ग्लायोक्सल। डाइमिथाइल ग्लायोक्सल। अगर इसका मैं ऑक्साइम बना दूं, यानी कि इसकी रिएक्शन में हाइड्रोक्सिल के साथ करा दूं, तो क्या बन जाएगा, तो यहां बन जाएगा NOH डबल बॉन्ड NOH, यहां पर मिथाइल, ये हमारा हो गया डाइमिथाइल ग्लायोक्साइम, डाइमिथाइल ग्लायोक्साइम मिल गया। और इसमें से मैं एक प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करा लूं तो ये बन गया हमारा डाइमिथाइल ग्लायोक्सोमेटो। यहाँ गया NO नेगेटिव और यहाँ गया NOH, ये हो गया हमारा DMG-1, इसे ही हम बोलते हैं DMG-1। अरे समझ में आ रहा है। और ये DMG-1 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट में यूज होता है, और वो कौन सी टेस्ट है, निकल +2 का डिटेक्शन के लिए। और वो टेस्ट आपने लैब में की होती है। देख लेते हैं टेस्ट क्या है, ये कौन है, ये क्यों है ये।
तो क्यू हेथ का तो आंसर मिल गया कि निकल का डिटेक्शन करने के लिए यूज होती है, यानी कि NiCl2 प्लस DMG प्लस NH4OH मिलेगा क्या? ये NH4OH इसके पास से प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट करेगा और क्या मिलेगा हमें प्रोडक्ट एज अ प्रोडक्ट? तो यहाँ पर एक मिलेगा कॉम्प्लेक्स NiDMG 2 टाइम्स प्लस NH4Cl प्लस H2O। अगर इक्वेशन को बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर आएगा 2 यहाँ पर 2 और 2। ये रिएक्शन होती है, पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है IMP, ये कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। कैसा है इसका स्ट्रक्चर? तो यहां पर आएगा निकल, बीच में निकल, चारों तरफ से कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बने होंगे और वो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड चारों चार नाइट्रोजन ने बनाए होंगे। कैसे? तो ये हो गया हमारा एक DMG CH3 यहाँ पर O नेगेटिव, यहाँ पर OH, ये एक DMG जुड़ गया, अब दूसरा जुड़ जाएगा तो ये हो गया, सॉरी, यहाँ पर N डबल बॉन्ड, यहाँ पर CH3, ये हो गया CH3, यहाँ पर आएगा OH, यहाँ पर आएगा O, और ये जो है हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन, उसके बीच में होता है H बॉन्डिंग, और यहाँ पर भी वैसे ही क्या होता है H बॉन्डिंग। अब ये कॉम्प्लेक्स की प्रॉपर्टी देखो, क्या क्या है इस कॉम्प्लेक्स में वो देखना है। तो इसमें निकल O बॉन्ड कितने हैं? निकल O बॉन्ड, निकल का ऑक्सीजन के साथ कितने बॉन्ड है? 0, एक भी बॉन्ड ऐसा नहीं है कि निकल का ऑक्सीजन के साथ है, मतलब आंसर आएगा 0। ये नेट के गेट सेट में पूछ सकते हैं कि ये इसकी रिएक्शन इसके साथ कराते हैं तो जो कॉम्प्लेक्स बनता है उसमें NiO बॉन्ड कितने हैं? तो 0 आंसर आएगा। सभी के सभी NiN बॉन्ड है, यानी कि NiN बॉन्ड कितने हैं? 4 NiN बॉन्ड है। नंबर ऑफ रिंग कितनी है? तो ये एक रिंग हो गई, 2, 3 और 4, टोटल 4 रिंग इसमें प्रेजेंट है, और 4 में से 2 रिंग ऐसी है जो 5 मेंबर है, ये 1 2 3 4 और 5, ये 2 ऐसी है जो 5 मेंबर है, 2 ऐसी है जो 6 मेंबर है, यानी कि 2 रिंग है, 2 रिंग और 2 रिंग 5 मेंबर है और 2 रिंग 6 मेंबर है। और उसमें भी याद आपको ये रखना है कि 6 मेंबर रिंग है, उसमें H बॉन्डिंग प्रेजेंट है। ये भी पूछ सकते हैं कि H बॉन्डिंग कौन सी वाली रिंग में प्रेजेंट है, तो आपको याद रखना है 6 मेंबर रिंग में प्रेजेंट है। उसके बाद आगे चलते हैं, 8 हाइड्रोक्सी क्विनोलिनेटो, और उसे हम लिगेंड एज ए लिगेंड आएगा तब उसे हम ऑक्साइम लिख देंगे, पर आपको स्ट्रक्चर याद होना चाहिए। इसके नीचे इंपॉर्टेंट है 11 नंबर BPY, इसका सिंबल याद रखना है आपको, और ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है वो भी याद रखना है। ये समझ में आने वाला है सबको, डोनर एटम कौन कौन से है और ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी है और उसका सिंबल क्या होगा, स्ट्रक्चर क्या होगा, ये सभी चीज आपको याद होनी चाहिए, उसके सिवा आगे नहीं बढ़ सकते। इसके बाद देखो 20 डाइफिनाइल फोस्फिनोमीथेन, 20 डाइफिनाइल फोस्फिनोमीथेन, यानी कि इसे बोलेंगे DPPM, ऐसा सिंबलाइज किया होगा। ये देखो इसका नोमेनक्लेचर कैसे दिया गया है, PH PH P PH PH, ये इंपॉर्टेंट लिगेंड है, कई बार नेट में आता है। इसका स्ट्रक्चर नहीं पूछेंगे, कॉम्प्लेक्स में डालेंगे ये इसको। इसका नाम कैसे दिया, तो ये देखो इतना कितनी टाइम है, 2 टाइम, तो 2 टाइम होता है तो इसे हम 20 लिख सकते हैं। 20 क्या 20 है, कितना है, तो डाइफिनाइल फोस्फिनो,
डाइफिनाइल फॉस्फिनो 2 बार है, यानी कि 20 डाइफिनाइल फॉस्फिनो, और ये वाला है इसे हम बोलेंगे मीथेन, 20 डाइफिनाइल फॉस्फिनो मीथेन, यानी कि DPPM, 20 डाइफिनाइल फॉस्फिनो मीथेन, इसे हम बोलेंगे DPPM। अगर यहां पर एक कार्बन ज्यादा होता, ऐसे होता, तो क्या बोलते? ये भी दे सकते हैं, तो इसे क्या बोलेंगे? 20 डाइफिनाइल फॉस्फिनो इथेन, यानी कि इसका नाम हो जाएगा DPPE। अब यहां फिनाइल की जगह पर हम रख देते हैं मिथाइल, यहां पर आ गया मिथाइल, तो कैसे नाम करेंगे? मिथाइल, मिथाइल। अब कैसे करेंगे? तो यहां फिनाइल था, अब क्या आ गया? मिथाइल, तो डाई मिथाइल फॉस्फिनो इथेन, यानी कि डाई मिथाइल फॉस्फिनो इथेन। अरे समझ में आ रहा है? DMP, इसकी जगह पर मिथाइल रख देते हैं, इसका नोमेनक्लेचर कैसे हो गए? डाई मिथाइल फॉस्फिनो, 20 डाई मिथाइल फॉस्फिनो मीथेन, यानी कि 20 डाई मिथाइल फॉस्फिनो मीथेन, DMPM। अरे समझ में आ रहा है? ये कोई भी नाम दिया होता है तो आपको लिगेंड बनाना आना चाहिए, यानी कि पता होना चाहिए ये D कहाँ से आया है, ये डाई से आया होगा, ये कांस्टेंट रहेगा, M और P बदलेगा, अरे सॉरी P कांस्टेंट रहेगा, ये मिथाइल, यहाँ पर मिथाइल या फिनाइल है तो बदलेगा, और यहाँ पर ये बदलेगा, मतलब ये D और बीच वाला P ये कांस्टेंट रहेगा नाम में। समझ में आ रहा है? कोई भी घुमा फिरा के आपको लिगेंड दे रहे हैं तो आपको स्ट्रक्चर बनाना आना ही चाहिए, कौन सा वाला लिगेंड है वो पता चलना चाहिए, क्योंकि आगे चल के हमें बाइट एंगल भी देखना पड़ेगा। बाइट एंगल कितना होगा, कम होगा, ज्यादा होगा, वो लिगेंड का स्ट्रक्चर नहीं पता है तो बाइट एंगल कितना होगा वो पता नहीं चलेगा, और कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी भी आपको पता नहीं चलेगी। पेज बदलेंगे। इसके बाद एग्जांपल दिया ही गया है DPPE का, DPPM का और DPPE का एग्जांपल दिया गया है। इसके बाद OPHEN, वो भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आता है एसिटाइल एसिटेनेटो। ये क्या है एसिटाइल एसिटेनेटो? ये एक्टिव मिथिलीन आप पढ़ चुके होंगे ऑर्गेनिक में, और नहीं पढ़ा है तो आगे पढ़ेंगे, बहुत सारी रिएक्शन इसकी। यहां से एक प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट करवाता हूं बेस से, ये बेस है, लिख देता हूं बेस, ये यहां पर अटैक करेगा और ये यहां पर आएगा और ये यहां पर आएगा, इसे हम बोलेंगे इनोलाइजेशन। अगर हम इनोलाइजेशन करते हैं तो ऐसा बनेगा, यहां पर O नेगेटिव, यहां डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड O। इसमें डोनेटिंग साइड कौन कौन सी है? तो ये रहा ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन, मतलब डोनेटिंग साइड होगी ऑक्सीजन ऑक्सीजन, और मेटल के साइड 2 कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना सकते हैं, यानी कि ये हो गया ऑक्सीडेशन स्टेट किसका कितना है? तो -1, ऑक्सीडेशन स्टेट इज इक्वल टू -1 होगा, और इसे हम बोलते हैं AC-1 एसिटाइल एसिटेनेटो, एसिटाइल एसिटेनेटो। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद टेट्राडेंटेट लिगेंड दिए गए हैं, वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है पर वो भी आपको याद रखना है। आगे देखो, आगे पेंटाडेंटेट लिगेंड दिए गए हैं, और पेंटाडेंटेट लिगेंड में EDTA-3 का एग्जांपल दिया गया। इसको हम बाद में देखते हैं, पहले हेक्साडेंटेट में EDTA-4 को देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये CH2 N CH2 C डबल बॉन्ड O, O नेगेटिव, यहाँ पर CH2 C डबल बॉन्ड O, O नेगेटिव, यहाँ पर भी वैसे ही N CH2 C डबल बॉन्ड O, O नेगेटिव, CH2 C डबल बॉन्ड O, O नेगेटिव। नंबर ऑफ डोनेटिंग साइट, यानी कि कितने ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है,
तो आपको पता ही है, ये 1, ये 2, 3, 4, 5 और 6, टोटल नंबर ऑफ डोनेटिंग साइट इज इक्वल टू 6 है। यानी कि ये 6 कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है, यानी कि इसका नाम है हेक्साडेंटेट लिगेंड। ये एक साथ एक ही मेटल के साथ 6 बॉन्ड बना सकता है और ये बहुत ही फेमस है। नंबर ऑफ डोनेटिंग साइट इज इक्वल टू 6 EDTA-4। पर ये लिगेंड को तो 6 बॉन्ड बनाने हैं, अगर मेटल ही कैपेबल नहीं है 6 बॉन्ड बनाने के लिए तो ये क्या करेगा? तो ये 2, 3, 4, 5 साइट यूज करेगा, एक साइट पैक कर देंगे, इसे हम बोलेंगे EDTA-3। और हेक्साडेंटेट कॉम्प्लेक्स का एग्जांपल लिया जाए तो ये बहुत ही एग्जांपल फेमस है। रिमूवल ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर, हार्ड वाटर में से Ca+ एंड Mg+2, Ca+2 और Mg+2 को रिमूव करने के लिए EDTA-4 का यूज किया जाता है। EDTA-4, ये इसकी रिएक्शन इसके साथ होगी, EDTA डालेंगे तो Ca+2 का कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। कौन सा वाला? CaEDTA1 ही होगा, CaEDTA-2, ये वाला कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। और EDTA डालेंगे इसमें तो ये भी कॉम्प्लेक्स बना देगा, MgEDTA-2, और ये कॉम्प्लेक्स हम वाटर से रिमूव कर सकते हैं। यानी कि हार्ड वाटर में से Ca+2 और Mg+2, अरे Ca+2 Mg+2 जिसमें है उसे ही हम बोलते हैं हार्ड वाटर, और हार्ड वाटर में से इसे निकालने के लिए ये कॉम्प्लेक्स का यूज करते हैं। और अगर किसी को लेड पॉइजनिंग हो गया है, लेड पॉइजनिंग यानी कि ब्लड में लेड का पॉइजन हो गया है, तो Pb+2 के फॉर्म में होगा, और ये Pb+2 निकालने के लिए हम इस EDTA का साथ कॉम्प्लेक्स बना देते हैं, वो है EDTA-4, कॉम्प्लेक्स बनेगा Pb-EDTA-2, और ये सभी कॉम्प्लेक्स में EDTA है वो -4 है, वो हेक्साडेंटेट है, वो आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं एम्बीडेंटेट लिगेंड के लिए। किसे बोला जाता है एम्बीडेंटेट लिगेंड? ये ऐसे लिगेंड हो गए, देखो C∧N, ये CN के पास 2 डोनेटिंग साइट है, एक है कार्बन एक है नाइट्रोजन। कभी कभी मेटल के साथ कार्बन से बॉन्ड बनाएगा और कभी कभी मेटल के साथ नाइट्रोजन से बॉन्ड बनाएगा। मतलब इसे हम बोलेंगे साइनो, इसे हम बोलेंगे आइसोसाइनो। तो इसकी डेफिनेशन लिखनी है तो क्या लिख सकते हैं? तो मोनोडेंटेट लिगेंड है वो एक से ज्यादा डोनेटिंग साइट रखता है, पर एट ए टाइम एक ही डोनेटिंग साइट यूज करता है, मतलब दोनों डोनेटिंग साइट यूज कर सकता नहीं है, इसे हम बोलेंगे एम्बीडेंट लिगेंड। इसकी डेफिनेशन लिखनी है तो लिगेंड विच हैज मोर देन 1 डोनेटिंग साइट, लिगेंड which has more than 1 donating site but at a time only 1 donating site can be used to form coordinate covalent bond with metal। यानी कि इसका मतलब यह हुआ कि ऐसा लिगेंड जिसके पास एक से ज्यादा डोनेटिंग साइट है पर एक ही समय पर सिर्फ एक ही डोनेटिंग साइट यूज कर सकता है, किसके लिए? कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए, उसे हम बोलेंगे एम्बीडेंट लिगेंड। और ये उसका एग्जाम्पल रहा। दूसरे एग्जाम्पल की बात करें तो दूसरे एग्जाम्पल में मेटल OCN, या तो इसके पास ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन दोनों हैं, मेटल NCO, ये भी हो गया एम्बीडेंट लिगेंड। इसमें ऑक्सीजन ने डोनेट किया है, यहाँ पर नाइट्रोजन ने डोनेट किया, यहाँ पर कार्बन ने डोनेट किया था, यहाँ पर नाइट्रोजन ने डोनेट किया है, इसे हम बोलेंगे साइनेटो और इसे हम बोलेंगे आइसोसाइनेटो। अरे समझ में आ रहा है? आइसोसाइनेटो और आइसोसाइनेटो। वैसे ही ऑक्सीजन रिप्लेस कर लेते हैं
सल्फर से, मतलब M, यहां पर सल्फर Cn, तो इसे बोलेंगे थायोसाइनेटो, थायोसाइनेटो। इसे हम बोलेंगे मेटल, ऑक्सीजन रिप्लेस बाय सल्फर, तो NCS, तो इसे हम बोलेंगे आइसोथायोसाइनेटो। यह भी एग्जांपल है एम्बिडेंट लिगेंड का, एम्बिडेंटेड लिगेंड का। इसके अलावा एग्जांपल लिख सकते हैं मेटल नाइट्रो का, NO2, यहाँ पर नाइट्रोजन ने डोनेट किया है, इसके अलावा ऑक्सीजन भी डोनेट कर सकता है मेटल ONO, यहाँ पर ऑक्सीजन ने डोनेट किया है। इसको हम बोलेंगे नाइट्रो, नाइट्रो कप्पा N, ये कप्पा है, कप्पा, नाइट्रो कप्पा N, इसे बोलेंगे नाइट्रो कप्पा O। यानी कि नाइट्रो है, डोनेट किसने किया है? नाइट्रोजन ने। नाइट्रो है, डोनेट किसने किया है? ऑक्सीजन ने। या तो इसे नाइट्रिटो भी बोल सकते हैं, नाइट्रिटो कप्पा N, नाइट्रिटो कप्पा O। ये हो गई एम्बिडेंट लिगेंड। एम्बिडेंट लिगेंड यानी कि एक से ज्यादा डोनेटिंग साइट है, पर एट अ टाइम ओनली वन डोनेटिंग साइट कैन बी यूज्ड टू फॉर्म कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। अब बात कर लेते हैं फ्लेक्सीडेंट लिगेंड के लिए। किसे बोलेंगे हम फ्लेक्सीडेंट लिगेंड? इसकी डेफिनेशन में हम लिख सकते हैं, लिख लो, फ्लेक्सीडेंट लिगेंड, हेडिंग लगा दिया। फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड, लिगेंड which can change their denticity, लिगेंड which can change their denticity, यानी कि ऐसे लिगेंड जो उसकी डेंटिसिटी चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देख लो, यहां पर NO2 का एग्जाम्पल देखें तो यहां मेटल है, मेटल, ये N हो गया, O हो गया, ये NO3 ले लेते हैं और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, यहां से दिखाई नहीं देता होगा, यहां पर लिखता हूं मेटल, ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाया है, ये नाइट्रोजन डबल बॉन्ड O और ये ऑक्सीजन। ये हुआ हमारा मोनोडेंटेड लिगेंड, ये है NO3 नेगेटिव एज अ मोनोडेंटेड लिगेंड। पर अगर मेटल की साइज ज्यादा है और उससे ज्यादा कोऑर्डिनेशन नंबर चाहिए तो यही लिगेंड एज अ बाइडेंटेड बिहेव करेगा। कैसे? तो ये एक साथ दो बॉन्ड बनाएगा। कैसे? तो ये ऑक्सीजन, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड N और यहां पर हो गया कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। ये देखो, ये बन गया हमारा बाइडेंटेड लिगेंड। और ये भी है हमारा NO3 नेगेटिव। तो ये NO3 नेगेटिव है, यहां पर मोनोडेंटेड एज एन मोनोडेंटेड बिहेव कर रहा है और यहां पर बाइडेंटेड बिहेव कर रहा है, मतलब ये अपनी डेंटिसिटी चेंज कर रहा है। इसे ही बोलते हैं फ्लेक्सीडेंट लिगेंड। तो इसकी डेफिनेशन में लिखा है लिगेंड विच कैन चेंज देयर डेंटिसिटी। फॉर एग्जांपल देख लो, ये है हमारा CeNO3 -2, CeNO3 -2। इसमें NO3 का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? इस अरे सॉरी 6 यहां पर आएगा ना, ये 6। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? कोऑर्डिनेशन नंबर यानी कि नंबर ऑफ लिगेंड कितने अटैच हुए हैं वो हम पूछ रहे हैं। तो इसमें 6 लिगेंड अटैच है, यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 नहीं, ये NO3 का 6 नहीं है कोऑर्डिनेशन नंबर। यहां पर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 12 है, यानी कि इसमें 6 जो NO3 है वो सभी एज अ बाइडेंटेड लिगेंड बिहेव कर रहे हैं। और दूसरे कॉम्प्लेक्स की बात करूं तो ये रहा CONH3 5 टाइम्स SO4Cl और ये कॉम्प्लेक्स देखो COEN ट्वाइस SO4
Cl। ये 6 लिगेंड है यहाँ पर, तो 6 कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं है, यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर 12 है। और ये नेट में पूछा जा चुका है कि CeNO3 6 टाइम -2 में C का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, तो आपको यहाँ पर 12 लिखना है, 6 नहीं, क्योंकि यहाँ पर NO3 है वो एज अ बाइडेंटेट लिगेंड बिहेव कर रहा है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखेंगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर 5 NH3 जुड़े हुए हैं, एक SO4 यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। और यहाँ पर देखेंगे तो EN यानी कि ये है NH2 यहाँ लोन पेयर, यहाँ पर लोन पेयर, ये एक EN है, कितने बॉन्ड बना सकता है 2, तो यानी कि ये 2 है तो 2 2 4 टोटल हो जाएगा, तो टोटल 4, ये 5, टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर 5 आना चाहिए, पर यहाँ पर 5 नहीं है, टोटल कितने हैं 6 है। मतलब यहाँ SO4 है वो मोनोडेंटेड यूज हो रहा है, और यहाँ पर एज अ बाइडेंटेड बिहेव कर रहा है। आपको ये तीनों एग्जांपल याद रखने हैं, इसकी कोई याद रखने की ज़रूरत नहीं है, इसको याद रखना है। यहाँ बाइडेंटेड बिहेव कर रहा है मतलब वो खुद की डेंटिसिटी चेंज कर रहा है। और ऐसे ही एग्जांपल अगर लिखने हैं हमें फ्लेक्सीडेंट लिगेंड का, तो लिख सकते हैं NO2 माइनस, NO3 माइनस, SO4 -2, PO4 माइनस 3 एसीटेट CH3 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, ऐसे कहीं एग्जांपल लिख सकते हैं। वैसे ही NH2 ये बहुत फ्लेक्सीडेंट लिगेंड में बहुत कम यूज होता है, पर यूज होता है। इसके अलावा SO4 लिख दिया, SO3 लिख देना, SO3 -2। और ये सभी लिस्ट वही हैं जो मोनोडेंटेट में वो जगह छोड़कर मैंने बताया थी कि सम टाइम बिहेव एज अ बाइडेंटेड लिगेंड, याद है आपको? जो लेंथेनाइड एलिमेंट के साथ बाइडेंटेड लिगेंड एज अ बाइडेंटेड लिगेंड बिहेव करते थे। देख लेते हैं कहाँ पर, ये है हमारा सीट के फर्स्ट पेज पर ये जो सारे का लिस्ट दिया गया है लिगेंड का, वही है ये लिस्ट। इसमें CO3 -2 नहीं लिखा है, पर वो लिख देना, CO3 -2 लिस्ट में लिख देना। फ्लेक्सीडेंट लिगेंड की बात कर ली, अब हम बात करते हैं चीलेटिंग लिगेंड। चिलेटिंग लिगेंड किसे बोला जाए? तो लिगेंड विच कैन फॉर्म मिनिमम वन चिलेट। ये क्या है चिलेट? चिलेट यानी कि साइक्लिक रिंग विथ मेटल एटम या आयन के साथ साइक्लिक रिंग जो फॉर्म होती है उसे हम बोलेंगे चिलेट। यानी कि ये मेटल है और बाइडेंटेड लिगेंड है NH2, तो ये ऐसे रिंग फॉर्म करेगा कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बना के। ये हो गई डेंटिसिटी कितनी है? डेंटिसिटी इज इक्वल टू 2 है, तो चिलेट नंबर ऑफ चिलेट इज इक्वल टू 1 है। अगर हम डेंटिसिटी एक बढ़ाते हैं, यानी कि ये मेटल हो गई 1 2 और 3, NH2 NH2 जोड़ दो, ये हो गया हमारा ट्राइडेंटेड लिगेंड, यानी कि डेंटिसिटी इसकी 3 है। तब रिंग कितनी है? इसमें एक रिंग, इसमें एक, ये 2 रिंग, यानी कि डेंटिसिटी चिलेशन रिंग 2 है। 3 4 करते हैं, मेटल NH2 NH, ये देखो डेंटिसिटी कितनी आ गई? 4, रिंग कितनी आ गई? 1 2 3, टोटल 3। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जितनी डेंटिसिटी है उससे एक कम रिंग होगी। देखो यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 2 रिंग, 4 है तो यहाँ पर 3 रिंग। तो ऐसे लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ चिलेट इज इक्वल टू डेंटिसिटी
ऑफ लिगेंड एट गिवन टाइम -1। जब हम लिगेंड का यूज करते हैं, अगर ये लिगेंड के पास 4 डेंसिटी है और ये 3 ही कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है, तो इसे डेंसिटी ये गिवन टाइम पे कितनी है, मतलब यहां पर कितने कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाए, तो 3 बनाए हैं, तो चिलेट 2 बनेगी। अरे समझ में आ रहा है? तो ये हो गई हमारी चिलेशन की बात। और चिलेशन में मैं बता दूं कि नंबर ऑफ रिंग इंक्रीज होगी, नंबर ऑफ चिलेट रिंग इंक्रीज होगी, वैसे वैसे ही स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी, क्योंकि ये जैसे जैसे इंक्रीज होगी वैसे वैसे कॉम्प्लेक्स की एंट्रोपी डिक्रीज होगी, एंट्रोपी डिक्रीज होगी। ये सभी की बात हम बाद में करने वाले हैं, पर अभी सिर्फ इतना ही समझ लीजिए कि नंबर ऑफ रिंग इंक्रीज होती है तो उस कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी भी इंक्रीज होती है। ये हो गई हम चिलेटिंग की बात।